मैं अब मेन आपके ना इसमें आऊँगा सर कि आप 6-6 जॉब्स कर चुके हैं, जैसा आपने कहा। पहली बात तो यही लोग सोचते रहते हैं कि आपने ये बताइए कि आपने कहाँ-कहाँ जॉब किया है और क्या-क्या वहाँ से आपने सीखा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जब मैं कॉलेज में था तब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैरेलली पढ़ाता भी था। आईआईटी के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता था मैं। आईआईटी एस्पिरेंट्स, एम्स एस्पिरेंट्स को मैं फिजिक्स पढ़ाया करता था। तो जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था तो उसमें मुझे कम्युनिकेशन और जो वो होता है ग्रुप मैनेजमेंट, वो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि क्लास में कई तरह के बच्चे होते थे। प्लस मीन्स आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आपको नॉलेज तो है लेकिन आपको सारे बच्चों को एक साथ बांध के रखना है। प्लस जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी खुद की भी बढ़ती है जैसे जैसे पढ़ाते हैं, तो वो खुद को भी हेल्प करने लगा। और मैंने उसके बाद में इंस्टीट्यूट चेंज भी किए थे, खुद का इंस्टीट्यूट खोला। तो जब मैं थर्ड ईयर में था तब मैंने खुद का इंस्टीट्यूट भी खोला था। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ में मिलकर हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था। तो उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का, एक मैनेजमेंट का भी वो सीखने को मिला थर्ड ईयर में होते हुए भी, कि बिल्डिंग भी रेंट पे ली है, 2-4 हमने नीचे टीचर्स भी हायर किए थे, उनको भी पेमेंट करना है, बच्चों की फीस भी है, एग्जाम पेपर्स भी कैसे क्रिएट करने हैं, फोटोकॉपी का कैसे देखना है और बच्चों को कैसे मोटिवेटेड रखना है, एग्जाम्स कैसे लेने हैं, पेपर भी खुद ही सेट कर रहे हैं, कॉपी भी चेक करनी है, पेरेंट्स से भी बात करनी है, उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। और वो लकीली वो इंस्टीट्यूट 1 साल तक अच्छा भी चला था। लेकिन उसके बाद जब फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का सीजन शुरू हुआ, कॉलेज में प्रोजेक्ट भी होते हैं तो इतना समय मिल नहीं पाता था। तो उसके बाद में जब जैसे महिंद्रा में रिक्रूट हो गए, तो सिंस रुझान तो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ पहले से ही था कि आई हैव टू बी एन इंजीनियर, तो साइड के ऊपर ऐसे लगता था कि हाँ इंजीनियर हूँ मैं, ऐसे इच्छा थी बचपन से। तो महिंद्रा में लगे, काफी मजा आया। महिंद्रा की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें जो एक्सपोजर मिला एकदम, जो महिंद्रा की ट्रेनिंग के अंदर जो वो शानदार ट्रेनिंग होती है उसका एक्सपोजर मिला, कुछ सीखने को मिला। फिर फील्ड पे गए, एकदम सीनियर सीनियर जो वहाँ के सीईओ होते हैं वो भी हमसे फील्ड पे आके मिलते थे, वो भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स है रिनाउंड, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन सिंस प्रोजेक्ट रिपीटेटिव हो गया, सोलर पावर प्लांट पे था मैं, तो सोलर पावर प्लांट का वर्क थोड़ा क्विक होता है, तो हर 2-3 महीने में एक प्रोजेक्ट खत्म कर देते हो, इतनी स्पीड से काम करते हैं महिंद्रा में। तो मेरे लिए 2 प्रोजेक्ट्स हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, फोरमैन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी नई साइड जाना है, यही करना है, सब कुछ सर सेम करना मैं है। ना सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, पर मैं ना एक कॉमन चीज़ आपको बता रहा हूँ, जितने भी ईएएस ऑफिसर्स का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, उन सब के लिए ना सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि ना रिपीटेटिव वर्क हो रहा है। जब भी वो देखे ना कि पीएसयू में कहीं पर भी या कहीं जॉब में आप रिपीटेटिव वर्क देख रहे हो, तो उन्होंने सोचा भैया आप पढ़ेंगे अब ईएएस बनेंगे। ट्रू ये ट्रू, बात है। वेरी ट्रू। फिर आगे क्योंकि आप बताइए किसी सर। भी फॉर्म में चले जाओ, आप हम्म। पाइपलाइन की कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जैसे गेल ज्वाइन करते हो तो आपको पाइपलाइन का वर्क रहेगा। तो ये मोनोटोनस है, लेकिन यहाँ मोनोटोनस तो नहीं है, ये तो है, एवरी डे नई चीज है। तो उसके बाद में मैंने महिंद्रा से रिजाइन किया, और बीच में एक जो मैंने आपको बताया कि एक कंपनी थी लोकल, उसके अंदर मेरा सिंपल ऐसे कंप्यूटर डिजाइन का वर्क था, मैं उसके साथ में प्रिपेयर भी कर रहा था आरपीएससी के लिए। फिर मेरा टाइम बिंग उसका एग्जाम निकल गया, रिको का, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। उसमें मैं असिस्टेंट साइट इंजीनियर था, जो कि इक्विवेलेंट होता है जूनियर इंजीनियर अदर डिपार्टमेंट्स में। तो जेई के रूप में जब मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि उसके अंदर लैंड एक्विजिशन से लेके और वहाँ पे सारे एस्टिमेट बनाना, रोड वर्क, ड्रेन वर्क, बिल्डिंग वर्क, और मींस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डीलिंग, और मींस कोर्ट केसेस, लैंड एक्विजिशन का, और सब कुछ, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, मतलब बहुत वाइड मुझे वो मिला, एक्सपोजर मिला। उसमें ऐसा हुआ था कि रिको का एक नया सर्कुलर निकला था कि जो लेटेस्ट गेट के जो एस्पिरेंट्स है उनको एज असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूट किया जाएगा। तो जो लेटेस्ट गेट के जो मींस जो टॉपर्स होंगे उनको एज ए असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूट किया, असिस्टेंट मैनेजर होता है वहाँ पे, तो एज ए असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट किया जाएगा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार गेट तो हमने दिया नहीं, तो ऐसा कोई थोड़ी हो सकता है कि हमने तो गेट दिया नहीं। उसमें ऐसा लगा था कि जो हमारे जूनियर्स हैं, जिन्होंने जो अभी टच में थे पढ़ाई के, और जो जिन्होंने अभी गेट दिया था रिसेंट ईयर का, वो हमारे असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बन के आ सकते हैं। तो उस समय थोड़ा ऐसा लगा कि यार तो फिर तो पढ़ाई हम भी कर सकते हैं। लेकिन लकीली वो प्रिपरेशन करते वक्त मेरा आरपीएससी निकल गया था, तो मैं वैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर बन गया था इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पे। तो मैंने उसके बाद में तैयारी तो शुरू कर दी थी पहले, बीच में आरपीएससी निकल गया, तो मैं 1.5 साल यहाँ वर्क किया था राजस्थान, ये इसमें इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जब मैं था तो यहाँ पे कैनाल था, तो कैनाल ही कैनाल,
तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा, वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था आईजीएमटी में, बट वो इस इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, वो अलग है। मींस लाइफ के अंदर आप कोई भी जॉब कर लो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में मेरा पैरेलली यूपीएससी भी क्रैक हो गया, क्योंकि जब मैं जॉब में था मैंने सारी प्रिपरेशन जॉब के साथ ही की, लेकिन मैं कोचिंग नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन जरूर किया था एक कोचिंग का, तो कभी जा पाता था कभी नहीं जा पाता था, तो लेकिन यूपीएससी निकल गया। तो जब यूपीएससी निकला तो फिर काफी अच्छा लगा, उसकी अपन बात कर ही चुके हैं। तो उसके बाद से फिर यही सीपीडब्ल्यूडी के अंदर है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, ट्रेनिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब, नो डाउट। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्क्स बहुत है, मोनोटोनस थिंग्स थोड़ी सी कम है, अगर होती है तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे होती है, लेकिन उसमें भी इतनी वैरायटी ऑफ वर्क्स होता है ना कि आपको वो तो नहीं फील होगा कि आपकी जॉब मोनोटोनस है। कई बार स्टूडेंट्स लोग ना दो चीजों को बीच में कंपेयर करते हैं, प्राइवेट जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब। चलिए मैं प्राइवेट में ना थोड़ा सैलरी बढ़ा देता हूँ, है ना, प्राइवेट में सैलरी बढ़ा देता हूँ, तो आप थोड़ा सा कंपेयर करके बताइए कि क्या फर्क आपने देखा है और आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। देखो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है सॉरी, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उस प्रोबेशन पीरियड में सैलरी कम होती है, मींस यू गेट ओनली बेसिक पे, तो वो काफी कम होती है। तो महिंद्रा के अंदर जो 2013 में मेरा पैकेज था लगभग अराउंड 5 लाख रुपीस, वो उस जमाने में काफी अच्छा हमारे लिए था, मेरे लिए भी था। मैंने कहा 5 लाख रुपए तो मींस अगर एवरेज देखा जाए तो 40,000 पर मंथ उस समय मिलने, तो मैंने कहा काफी सही है, और इंजीनियर का टैग है, और महिंद्रा का भी बहुत अच्छी कंपनी है, और 40,000 सफिशिएंट है। और फैसिलिटीज तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी अच्छी होती है। महिंद्रा के अंदर जो अदर फैसिलिटीज थी वो काफी अच्छी थी। तो लेकिन वही था कि जब मैंने रिको में एज ए जेई ज्वाइन किया तब सैलरी बहुत कम थी, क्योंकि सिर्फ बेसिक पे मिलता था, 40 भी नहीं मिलते थे। तो ये तो है, प्राइवेट के अंदर आपको पर्क्स ज्यादा रहेगा इनिशियली अगर आप देखो तो। लेकिन अगर मैं उसी समय यूपीएससी क्लियर कर लेता उसी समय, तो नो डाउट मेरी सैलरी महिंद्रा से ज्यादा होती। अगर ग्रुप 1 सर्विस में उस समय क्लियर करता तो ज्यादा होती। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में है, प्राइवेट में और किस जॉब में है गवर्नमेंट में। तो ये कंपैरिजन ऐसे करना मेरे हिसाब से एक बेंचमार्क होना जरूरी है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे एक जीईटी इन महिंद्रा की सैलरी अगर आप जेई से कर रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट में तो नो डाउट कम होगा, लेकिन अगर आईईएस से कर रहे हो तो उसकी सैलरी नो डाउट ज्यादा होगी। और अगर आप महिंद्रा में 2 प्रमोशन लेके बात करते हो तो वहां पे तो सैलरी नेगोशिएबल होती है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ ही पास आउट हुआ मेरे कॉलेज से, वो आज दुबई में है, उसका पैकेज 35 लाख का है। तो वी कैन नॉट कम्पीट, उसका पैकेज बहुत अच्छा है, और दुबई तो टैक्स फ्री कंट्री भी है। तो 35 लाख का पैकेज यहाँ रिटायरमेंट तक भी नहीं होगा। ये चीज है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो, क्या हो, वो वाली चीज है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, हाँ, आपको क्या चाहिए। आप ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते ना सर कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है ना। पर्सपेक्टिव, लोगों के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए, वो गवर्नमेंट में जाना चाहता है, वो प्राइवेट में जाना चाहता है, वो ज्यादा मनी देखना चाहता है या ज्यादा पावर इज्जत ये सब देखना चाहता है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स है उनको इस भागदौड़ में थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपने आप से सोचना चाहिए कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। किसी को सिर्फ पैसा 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 चाहिए तो वो उस हिसाब से काम करे, उसके पास 17 ऑप्शंस है। और किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो वो उस हिसाब से काम करे। मींस ये जो भागदौड़ में आदमी डिसीजन ले रहा है ना कि उसने ऐसा किया, उसके पास ये है, सारी पावर सब कुछ बाहर से दिखता है। मैं आपको आज एक्सपीरियंस को भी बताता हूँ, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनने में ऐसा लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है, निभा लेंगे, लेकिन जब आप किसी पेपर के नीचे साइन करते हो तब आपको बहुत ही, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप एक बिल्डिंग बनाते हो, उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन के नीचे आप सिग्नेचर करते हो कि दिस बिल्डिंग इज सेफ, सिक्योर, सब कुछ है, इतना अर्थक्वेक सुनामी कुछ भी है, बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। तो ये अगर आपको अपने ऊपर पूरा वो कॉन्फिडेंस है, अगर आप कुछ लिटरली करना चाहते हो टू योर सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ, अगर आप खुद के लिए चाहते हो कि यस मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं इस बिल्डिंग के नीचे साइन करना चाहता हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करो जिसके नीचे मेरे साइन हो, तो आप वो प्रिपरेशन कीजिए, आप उसको फील कीजिए। सिंपल पावर को देख के अगर आप करते हो तो आप यहाँ के परेशान हो जाओगे कि यार पावर तो है, ये मैं कैसे करूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच के आओगे तो आपको बहुत मजा आएगा काम करने का। यस आई विल साइन,
मैं ऐसा करूंगा, मेरा ये काम है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, तो आपको वो पावर एंजॉय, आपको लगेगा नहीं कि पावर थोड़ी, आपको ऐसा लगेगा कि रिस्पांसिबिलिटी के साथ में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होना ही चाहिए इतना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मणिपुर में स्टेट के अंदर पूरा स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे बाहर खड़े खड़े यस क्या मेरे को ऑफिस से स्कॉर्पियो मिली, आप ऐसे सोचोगे नहीं, आपको सिंपल ये होगा कि यार गाड़ी इज जस्ट ए मीन, उसमें बैठ के मेरे को मेरी साइड पे जाके काम करना है। उस समय आपको ऐसे फील नहीं आएगा कि हाँ मेरे को तो स्कॉर्पियो मिली हुई है, मेरे को तो ये गाड़ी मिली हुई है। तो ये सब लेकिन जब एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो इस लेवल के ऊपर जो वो सोचते हैं, वो सोचना उनका वाजिब है कि हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा रुको, देखो कि आपको चाहिए क्या। अगर पैसा चाहिए विद द राइट मीन, तो आप गवर्नमेंट जॉब में पैसा विद द राइट मीन, पैसे से अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं मीन्स इतना हो, एक आइलैंड खरीद लूं, वो कर लूं, इलोन मस्क बन जाऊं, तो आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है तो आप रिसर्च की तरफ जाइए, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ है तो आप कोडिंग की तरफ जाइए, अगर आपका इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर बनने में तो आप कॉन्ट्रैक्टर बनिए, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, इफ यू वांट टू गेट द वर्क एग्जीक्यूटेड तो आप कॉन्ट्रैक्टर बनिए, अगर आपको सिविल इंजीनियर हो, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो पढ़ाइए, स्टडी कीजिए, ये सारी चीज है ना। पहली बात सर, इतना अच्छा, सॉरी बीच में कर रहा हूँ, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया ना आपने, क्योंकि कभी हम भी इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचे सर, हमको भी सिर्फ यही दिखता है कि ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ ना आज मैं समझ पा रहा हूँ। हर एक चीज़ के नीचे जब साइन करना पड़ता है और ये रहता है ना कि ये मैंने नहीं, करवाया अगर है। आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको अपने सब्जेक्ट पे, आपको अपनी नॉलेज पे कमांड है, तो यू विल फील प्राउड, यस ये मैं कर रहा हूँ। और जब वो बिल्डिंग कभी आप फ्यूचर में देखोगे, आप 50 साल बाद आओगे, रिटायरमेंट के बाद आओगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरी बिल्डिंग। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको अपने नॉलेज के ऊपर कमांड नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे वैसे आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सीरीज क्रैक करने के बाद में आप यहाँ आओगे तो जो आपने एग्जाम में पढ़ा है वो नॉलेज काम आएगा। इस मार्केट में एवरी डे नई चीज अपडेट होती है, आज अलग रीइंफोर्समेंट है, आज नया मटेरियल आया है, आज इस कंपनी ने नया मटेरियल निकाला है। तो अगर आप एवरी डे लर्न नहीं कर रहे हो, तो अगर आपकी टेंडेंसी नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कि यार ये मैं साइन क्यों करूं, मेरे को यार यहाँ साइन करूंगा तो मेरे जॉब पे कुछ होता नहीं जाएगा, तो ऐसी फील आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। और अभी मेरा बेसिकली ये मानना है कि ये जो इसमें किसी का दोष नहीं है, सोसाइटी के एक पर्सपेक्टिव का है इसमें, कि जो ये जिस भी सर्विस के आगे आई लग जाता है, चाहे वो IAS, IPS, IES, उनको नो डाउट पावर मिलती है, लेकिन सोसाइटी के अंदर उसकी एक्स्ट्रा हाइप है, उस हाइप के चलते एस्पिरेंट्स को कुछ और ऑप्शंस दिखता नहीं है। तो अगर ऐसा है कि उनका इंटरेस्ट किसी और तरफ है तो वो दूसरी तरफ भी जाए, लेकिन ये भी सही है कि वो इसीलिए इस तरफ आते हैं क्योंकि नो डाउट सोसाइटी में उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, पावर, पोजीशन सब मिलता है। और ये सच भी है कि मिलता है, लेकिन उसका हाइप क्रिएट होना वो गलत है। उसके चक्कर में रिसर्चर्स कम हो जाते हैं, जो कुछ और रिसर्च कर सकते थे वो रिसर्च नहीं कर पाते, वो यहाँ आ जाते हैं। नो डाउट वो यहाँ आके बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है, वो यहाँ के बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर जैसे कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर IPS बनता है, तो वो अपनी इंजीनियरिंग को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज कर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग की तो ये एग्जाम क्यों दिया, बिल्कुल नहीं, लेकिन जस्ट फॉलो योर इंटरेस्ट। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको पुलिसिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आओ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो उसमें आओ, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आओ, रिसर्च करो तो PhD करो, थोड़ा रुको, सोचो और फिर करो। यहाँ पे है, जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। आज मैं एकदम एक अलग ही डायमेंशन में सोच रहा हूँ, मैं खुद खो गया हूँ और ये सोचने लग गया हूँ ना कि सही बात है कि ये आई वाला हाइप बहुत ज्यादा है, इसके बाद का कभी कोई नहीं बताता है, और ये हम लोगों के साथ ना जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है ना। जैसे आप प्रिपेयर करते करते नहीं बन पाते हो, आप क्या बोलते हो, मेरा बेटा बनेगा, है ना, और उसको बचपन से वही बोलते रहना, है ना, और फिर वो अपने बेटे को बोलेगा, बस यही सब बेटा बेटी यही सब चलता रहता है, और एक्चुअल में किसी को पता नहीं रहता कि वहां पर होने क्या वाला है या क्या करोगे आप। बहुत सही सर, बहुत सही। लेकिन जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है वो जरूर पढ़े, जरूर करे, उसमें आओगे बिल्कुल आपको लगेगा, यू विल फील सेटिस्फाइड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि हाँ मैंने जो सोचा था कुछ वैसा हुआ है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आपको मैं यही बताऊंगा, वो परमानेंट नहीं है। अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस पावर अगर आप आते हो तो आप परेशान होगे। आप इस इंटरेस्ट से आते हो कि यस मेरे को ये सारे काम करने हैं, तो आपको यहाँ पे डेली लर्न करना है और आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आप खुद सोचो, इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, आप यहाँ के क्या करोगे, ये चीज है।
सर आप हम लोग ना थोड़ा आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन के समय पे जाएंगे कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था। मतलब अब तो आप ऑफिसर बन गए हैं, पर आप वो प्रिपरेशन किए कैसे? मतलब जॉब के साथ साथ इस चीज को कर लेना, लोग मतलब पूरा खाली रहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, और आप ऐसे कोई एकदम आईआईटी एनआईटी से भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि आईआईटी वाले निकालते हैं तो आईआईटी वालों का ही खेल है, ऐसा करके। तो आप इस चीज को कैसे किए? थोड़ा टफ था, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर रखते हो, दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं हर कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके और फिर आगे बढ़ूं, जैसे कि टेंडेंसी होती है, लगभग मुझे लगता है हर बच्चे की होती है। लेकिन जो थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करेगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस कर लिया और टेस्ट सीरीज थोड़ी सी कंसिस्टेंटली आपने अपीयर हुए टेस्ट सीरीज के अंदर, और प्रीवियस ईयर्स पेपर आपने देख लिया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले ट्रेंड पे तैयारी करो और उसके बाद में अगर टाइम बचे तो फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करो। तो मेरा ट्रेंड में ही सब कुछ हो गया था, उससे ज्यादा मुझे टाइम मिला ही नहीं। और लकीली जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग भी बोलते हैं कि जो यूपीएससी के अंदर लक फैक्टर होता है, वो लक फैक्टर यही है कि जो आपने पढ़ा वो आ जाए, यही मैं लक मानता हूँ, इसके अलावा और कोई लक नहीं होता। तो लकी था मैं कि जिस कंसेप्ट को ज्यादा पढ़े थे वो एग्जाम में पूछ लिए गए, और वो जो हल्के फुल्के याद थे वो भी एग्जाम में याद आ गए, तो एग्जाम हो गया। और दूसरा इंटरव्यू काफी अच्छा हो गया था, इंटरव्यू सही हो गया था तो निकल गए ये। तो अभी तो नेक्स्ट सर उसी में आने वाले हैं। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि आप इतने सारे जगह पे काम कर चुके हैं, हर जगह पे इंटरव्यू दिया था आपने, तो बिल्कुल प्रो टिप्स दे दीजिए कि कैसे दिया जाता है, कैसे करना पड़ता है, ये सारी चीजों को बताइए। शॉर्ट में बताऊं, इंटरव्यू में आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो नहीं हो डजंट मैटर आपका, क्योंकि इंटरव्यू में वो चेक करते भी नहीं है, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर उनको आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करना है तो वो आप रिटर्न क्लियर करके आए, तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट नॉलेज में पूरे हो, लेकिन बेसिक तो पता होना ही चाहिए। लेकिन इंटरव्यू में यू हैव टू बी नॉर्मल। यूपीएससी में जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, द वन हु होल्ड हिज हेड हाई, ऐसे करके कुछ लिखा है, मींस के एकदम ऐसे कॉन्फिडेंट रहो, वही लिखा हुआ है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप एकदम ऐसे रहो कि ऐसा मत सोचो कि अगर क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया तो कुछ वो हो जाएगा, आपको मतलब सारे सपने चूर हो जाएंगे या कोई फांसी लगा देगा, ऐसा सोचोगे तो वो एक परसीव्ड फियर होता है, मींस दिमाग के अंदर कि यार इंटरव्यू कैसे होगा। अगर वो फियर निकल जाए तो फिर आपका इंटरव्यू 100% अच्छा होगा। आप जाओ, उन्होंने जो पूछा आप एकदम कैजुअल, जैसे कि मेरे इंटरव्यू में मुझे याद है कि एक बोर्ड मेंबर में थोड़े से एजेड थे सर, तो उनकी आवाज थोड़ी सी स्लो थी, तो उन्होंने क्वेश्चन बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैंने बोल दिया, मैंने सॉरी सर प्लीज पार्डन, मैं सुन नहीं पाया। उन्होंने फिर बोला, मैंने फिर सुनाई नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी आंसर दे दिया, मैंने उनसे फिर पूछ लिया, मैंने कहा कि सर मेरे को इस बार भी सुनाई नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी सर, ऐसे करके। तो जो आपका नेचुरल है, उन्होंने पूछा क्वेश्चन, अगर आता था तो ठीक है, नहीं आता तो सर नहीं आता। और कोई क्वेश्चन का अगर आप कॉन्फिडेंट थे, आपने आंसर दे दिया, उन्होंने बोल दिया गलत है, तो गलत है, तो अगली बार देखेंगे। ये वाली कोई नहीं समझ में आ रहा है तो सर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आप परमिशन दो तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया बता दूं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मींस बी नेचुरल। वो कहते हैं ना इंटरव्यू के अंदर यू हैव टू जस्ट टॉक विद योर सीनियर्स, आप कैजुअल भी नहीं हो सकते और आप एकदम फॉर्मल हो गए ऐसे नर्वस भी नहीं हो सकते, थोड़ा सा अपने सीनियर्स के साथ जैसे आप टॉक करते हो वैसे टॉक करो, एकदम अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने वर्ड्स का मींस थोड़ा राइट चॉइस वर्ड्स की रखो, और बस वही है। बाकी जो एक दो होता है कि कुर्सी कैसे उठानी है, घुसने से पहले किसको पहले गुड मॉर्निंग बोलना है, वो तो सारे नेचुरल, एक दो मॉक दोगे तो हो जाएगा। लेकिन मेन यही है कि आपके चेहरे के ऊपर नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पे ऊपर एक हल्की सी स्माइल, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल सी स्माइल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, और मींस नॉर्मल रहनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग सेंस ठीक होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी इंटरव्यू में जो लोड लेगा उसका इंटरव्यू खराब हो सकता है, चांसेस है, लेकिन अगर जो ठीक ठाक है उसका इंटरव्यू हमेशा अच्छा ही होगा। मैंने कभी स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए सिर्फ आईईएस के लिए तैयारी की थी, मॉक दिए थे, बाकी पहले किसी इंटरव्यू के लिए मॉक नहीं दिया था। और सर आप तो जॉब में ही थे ना, तो जॉब वाले क्वेश्चंस तो आए ही होंगे कि उस समय वहां क्या करते थे। जॉब वाले आगे मेरा तो ये भी था इंटरव्यू के अंदर कि सिंस पीछे जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर पीछे मैंने 4-5 जॉब लिख रखी थी, वो जो डेफ होता है उसके अंदर, तो मेरा इंटरव्यू उसी के आसपास घूमता रहता था। तो लकीली जो मेरे इंटरव्यू के अंदर बोर्ड मेंबर थे वो उसी फील्ड से थे जिस फील्ड का मैंने जॉब लिखी थी, तो उन्होंने उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए। ये लकी भी हो सकता है, कई बार अनलकी भी हो जाता है, तो उनको डिटेल में बहुत ज्यादा पता है, आपको नहीं पता है। उन्होंने जो पूछा लकीली वो मुझे पता था, तो फिर इंटरव्यू ठीक हो गया। ये इंटरव्यू के अंदर वो है कि बस आप जाओ, अपना जितना पढ़ सकते हो, जितना याद है उतना बोलो, नहीं आता है तो बता दो कि सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज है।
पर वही है सर, हर एक लैंग्वेज का कोई फर्क एक्सपीरियंस नहीं पड़ता, कोई भी इंग्लिश नहीं हिंदी का होता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बता दो सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, उस हिसाब से आप इंटरव्यू दे दो, कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू में आपको सब्जेक्ट नॉलेज को कम वेटेज देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। मोर अबाउट द पर्सनैलिटी दैट यू आर गोइंग टू बी पर्सनैलिटी अ ऑफिसर। तो आपको इतना आना चाहिए कि यू नीड टू इंटरेक्ट टू एवरी क्लास ऑफ पीपल, है ना, जो गरीब से गरीब भी होगा, अमीर से अमीर भी होगा। मतलब वही एक पूरा ओवरऑल आइडिया लग गया हम लोगों को। सर गेट का एग्जामिनेशन आ चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज आने वाला है, डेट वेट रिलीज हो गया है, आप उसके लिए फाइनल कुछ हमारे एस्पिरेंट्स को टिप दे दीजिए कि अब तो मैं यही टिप दूंगा कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो पिछले प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ और उनको एटलीस्ट 1 या 2 बार वापस कर लो, एटलीस्ट 5 साल के टाइमर लगा के, और एकदम टाइम लगा के आराम से अपने एकांत में बैठ के और उसको करो। और जस्ट फॉर्मूलाज ईएस के लिए स्पेसिफिकली, जस्ट फॉर्मूलाज हर सब्जेक्ट के एक अलग अपने नोट्स के अंदर उतार लो, ताकि आपको वो एग्जाम के टाइम में जो 1-2 दिन मिलता है उसमें क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। तो सिंपल फॉर्मूलाज, आपको सारे प्रोसीजर तो आपको पता ही है, सिंपल लिख दो। गेट के क्वेश्चंस और ईएस के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गेट के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, लेंथी होते हैं, ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर, कई बार सिर्फ आपको ऑप्शंस टाइप भी करना होता है, तो उसके लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है गेट के अंदर, ईएस में चांसेस कम है क्वेश्चन ट्विस्टेड आएगा, क्वेश्चन तो ट्रेंड पे ही आता है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी बहुत होता है। अगर आपको एक भी स्टेप मिसिंग है कि अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो फिर आप रह जाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर दोनों के आप करो। जो गेट को नहीं प्रेफर कर रहे हैं, ईएस कर रहे हैं, उनको गेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है। चूज योर वन टारगेट, कि सब गेट 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 कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप भी आगे मैं भी कर ही लेता हूँ। जब आपने ईएस चूज किया है तो फोकस ऑन ईएस ओनली। गेट अगर इच्छा है तो दे आओ, जो होगा देखा जाएगा, अगली साल दे देना। अभी इस बार ये आई डोंट नो कितना गैप है गेट और ईएस के बीच में, अगर 3-4 महीने का गैप है तो ठीक है, अगर 1-1.5 महीने का ही है तो फिर गेट को प्रीफर मत करो ये चीज। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एग्जाम चाहे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी ही हाई हो, आप मींस टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं है और आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि आपके एकदम स्पीड होनी चाहिए, आपके हाथ को पता होना चाहिए कि यस अगला स्टेप मेरे को ये लिखना है, और आपकी कैलकुलेटर के ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए फटाफट, कि आपने फटाफट कैलकुलेट कर दिया। तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इसमें इतना रोल नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिटरली टाइम ही नहीं मिलता है कि आप कंसेप्ट सोच सको। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये कंसेप्ट है, मुझे ऐसे करना है, दैट्स इट। ये इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा कि ये ऐसे सॉल्व होगा, दैट्स इट, तो ही आप इसको कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी बहुत है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ढूंढने लगे कि यस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो आप पीछे रह जाओगे। ये ऐसा एग्जाम है। बहुत सही सर, ये चीज है। बहुत बहुत अच्छे से आपने ना सब चीज़ को समराइज कर दिया कि कैसे ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है सर। थैंक यू सो मच अपने वैल्यूएबल टाइम को देने के लिए। आप और अगर कुछ अपना आखिरी का ज्ञान पोर्टली देना चाहेंगे 2 मिनट के लिए तो बता दीजिए, जो आप सोच के रखे थे इस इंटरव्यू में, आप और बोलना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। नहीं, बस यही है कि जो मोटिवेशन वाला इश्यू होता है, तो उसका एक ही है कि आप सेल्फ मोटिवेशन, क्या मैं तो ये मानता हूँ, वो लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन ढूंढो, तो जहाँ सेल्फ मोटिवेशन है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप में है तो आप कर लोगे, नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती मोटिवेशन ढूंढ के खुद के साथ ही गलत कर रहे हो। तो और अगर आपका जैसे फ्रेशर्स हो, एक टिप मैं जरूर दूंगा कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप चाहे 1-2 साल लगाओ इस एग्जाम में, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं तो फिर पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट पिक ए जॉब, दूसरे एग्जाम्स भी दो, अब एक जॉब में जाओ और उसके साथ इस एग्जाम को दो। एक बैकअप होना बहुत जरूरी है, उससे आपको बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स काफी है। हो गया तो ठीक, जिनका हो गया वो भी जॉब में है, जिनका नहीं हुआ वो भी अच्छे खासे सेट है, किसी का कोई वो नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि सोसाइटी के अंदर ये मैं पीछे रह गया, वो रह गया, तो ये सब मींस हाइपोथेटिकल बातें, घूम फिर के एक दिन सबको वहीं आना है। तो इतना कुछ, जो कोई अगर ऐसा सोचता है कि मेरा ये क्लियर हो गया और वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करता है कि मेरा ये हो गया, और आपसे डिस्टेंस क्रिएट करता है कि मैं सीनियर हूँ, आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो ये उस आदमी की गलती है। वो फ्यूचर में देखेगा, आपका उसमें कोई वो नहीं है। यू डू नॉट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उसने बिहेव किया तो अच्छा हुआ, उसके ये वो बिहेव आपके साथ ऐसा हो गया, आप फ्री हुए एक आदमी की कमिटमेंट से, या आपकी उसकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं है। तो कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ में जो हो रहा है यकीनन आपके साथ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। आपके साथ जो हुआ वो 100% सही है। आपको सिलेक्शन हुआ तो अच्छा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके लिए वो भी सही।
चाहते हो तो ट्राई करो, लेकिन 2-3 साल कर लिया आपने, नहीं हो रहा है तो उसके पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के। आप एक जॉब पिक कीजिए, आप अपनी अर्निंग शुरू कीजिए, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए, साथ में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज है, क्योंकि जब आपकी फैमिली ग्रो होती है, सब होता है, तो आपको ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। मायने तब रखती है जब आप सोसाइटी का सोचते हो। सोसाइटी के आसपास भी देख लो सोचने वाले कौन है, उनका भी देख लो कि वो कौन है। तो सब, और बाद में एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद सब घूम फिर के वही आने, कोई वो नहीं, बड़ी बात नहीं है। तो बस अपना मोटिवेशन रखो, बस इतना ही कहूंगा, बाकी पढ़ो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। स्टूडेंट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग जरूर उसको देखेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर अपना वैल्यूएबल इतना सारा टाइम देने के लिए। तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, हम लोग और भी आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।